गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल. सो आई वेलकम यू ऑल टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री. अभी तक हम लोग 2 लेक्चर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों, और 2 लेक्चर्स के अंदर हमने काफी सारी इंटरेस्टिंग बातें की थी. तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार हम जल्दी से अपना लेक्चर नंबर 2 रिवाइज करेंगे, ठीक है? सो आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर वाचिंग दिस इन द रिकॉर्डेड फॉर्म. सो आपके जो भी डाउट्स हैं आप उसको बिंदास एकदम क्लियर करते रहिए. सो शैल वी बिगिन? चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का क्लास, ठीक है भाई? तो देखो बच्चों, स्टीरियो केमिस्ट्री मैंने आपको पहले भी बताया था कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, और बहुत ही आसान है अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हो तो. जो भी मैं सिखा रहा हूं, जो भी मैं बता रहा हूं, उसके लेफ्ट राइट आपने बिल्कुल नहीं जाना, एंड इट इज गोइंग टू बी सुपर इजी फॉर यू, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं. सो सबसे पहले शुरू करने से पहले एक बार हम लोग अपना लेक्चर नंबर 2 रिवाइज करेंगे. लेक्चर 2 हम लोग रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, एक सेकेंड. ऑलराइट, सो ये आपको स्क्रीन पे इस समय लेक्चर नंबर 2 दिखाई दे रहा होगा. लेक्चर 2 में देखो बेटा जी, सबसे पहले हमने बात किया था कायरलिटी के बारे में कि कायरल मॉलिक्यूल की क्या बात होती है, कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है. कायरल के बाद हमने बात किया डिसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, ऑप्टिकली एक्टिव. देखो छोटी क्लासेस में इन सबका मतलब एक ही होता था. जो कायरल है वही डिसिमेट्रिक है, वही एसिमेट्रिक है, वही ऑप्टिकली एक्टिव है. बट रियलिटी में ऐसा नहीं है. वो हमने सीखा कि कब मॉलिक्यूल को डिसिमेट्रिक कहूंगा, कब मॉलिक्यूल को मैं कायरल कहूंगा, कब मॉलिक्यूल को मैं एसिमेट्रिक कहूंगा, और कब मॉलिक्यूल को मैं ऑप्टिकली एक्टिव कहूंगा, ठीक है? उसके बाद कुछ एग्जांपल्स किए हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी के, और ये सारा कॉन्सेप्ट बताते हुए लास्ट में हम लोग अपने टॉपिक पे पहुंचे थे जिसका नाम था प्रायोरिटी रूल्स. कि प्रायोरिटी रूल्स कैसे डिसाइड करते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा प्रायोरिटी रूल्स का. इसके मैंने आपको रूल सिखाए. 3 रूल बेटा जी आपने फॉलो करने हैं उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में मैंने आपको कल बताए थे. कोई चेंज नहीं लाना है, ठीक है? इसके बाद इन रूल्स के बाद नेक्स्ट चीज जो हमने किया दैट वाज फ्यू क्वेश्चंस जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे. दैट वाज द एंड ऑफ द प्रीवियस लेक्चर, ठीक है भाई? आज हम लोग उसी तरीके, हमने कल 7 एग्जांपल्स ऑलरेडी कर लिए थे. आज हम लोग थोड़े से एग्जांपल्स और करते हैं और इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है जी? सो कल की क्लास में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड फ्यू एग्जांपल्स. एक दो एग्जांपल मैं और करवाना चाहता हूं और फिर हम अपने आज के अगले टॉपिक की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है जी? सो एक एग्जाम्पल हम लोग यहां पर और करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी? चलो देखो फटाफट से सभी लोग, सबका ध्यान इधर आ जाए बोर्ड की तरफ एकदम जल्दी से. चलो बच्चों, अब यहां पे मैं सिखाना चाहता हूं आपका एग्जाम्पल नंबर 8. हमारा वही कंटिन्यूटी में टॉपिक चल रहा है. लेक्चर 2 से ही कंटिन्यूटी में एग्जाम्पल नंबर 8 जो है मैं वो डिस्कस करना चाहता हूं. देखो बेटा जी, आज मान के चलो मैंने इस तरीके से बना लिया, उसी टाइप का ही मॉलिक्यूल मैं ले रहा हूं. देखो भाई, इस टाइप का मॉलिक्यूल आई हैव टेकन. यहां पर लगा है Cl, यहां पर भी लगा है Cl, और यहां पर भी लगा है Cl. करेक्ट है जी? अब इन सारे के सारे Cl में देखते हैं फटाफट से कि कौन सी चीज कहां पर आएगी. आपको निकालना है इस वाले का. लो मैं इसको मार्क कर दिया. इसको मैंने A, इसको B, इसको C और इसको D. आपको मैं इस वाले सेंटर के लिए पूछ रहा हूं. आपने फिर से उसी प्रकार A, B, C, D की प्रायोरिटी मुझे बतानी है, ठीक है? जैसे हमने कल सीखा था. अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा है तो बच्चों प्लीज वॉच प्रीवियस लेक्चर फर्स्ट, उसके बाद ही ये समझ में आएगा. आप प्लीज कंटिन्यूटी में चलिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी. आपने सेकंड लेक्चर यदि देखा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है. तो चलिए 1 मिनट का मैं समय आपको देता हूं टू ट्राई दिस आउट क्वेश्चन, एंड प्लीज डू इट. फटाफट शुरू हो जाओ, फटाफट से, हरी अप. प्लीज ट्राई.
ओके, टाइम इज अप। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले अगर ए में बात करता हूं तो ए में तो लगा है क्लोरीन लगा है, ये तो एक तरफा हो गया। अरे क्लोरीन तो एक तरफा हो गया, इसकी बात तो करना बहुत ही आसान हो जाएगा मेरे लिए। सो क्लोरीन सबसे पहले लगा है। आफ्टर क्लोरीन बी की बात करते हैं तो कार्बन लगा है, सी की बात करता हूं तो भी कार्बन लगा है, बल्ले बल्ले, और डी की बात करता हूं तो हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो इससे मुझे एक बात तो समझ में आ गई बेटा जी तुरंत के तुरंत कि इसको मैं प्रायोरिटी 1 दे दूंगा और इसको प्रायोरिटी 4 दे दूंगा। तो इतनी प्रायोरिटी तो मुझको समझ में आ गई। ठीक है जी, अब इनको आगे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो चलो अब बी और सी की बात हम लोग करना चाहते हैं। बी के बाद चलो अगला कार्बन चलते हैं। अब बी में पहले तो हम यहां पर पहुंचे, इसकी बात करते हैं। अब जो मैंने साइट को हाईलाइट कर दिया, मैं इस हाईलाइटेड साइट की बात करता हूं, और सी वाले में भी इस वाले हाईलाइटेड साइट की बात करता हूं। चलो आओ देखते हैं कि इसमें क्या कहानी चलती है, क्योंकि ये वाला बॉन्ड पूरा सी बॉन्ड है ना, दिस इज द एंटायर सी बॉन्ड। अब देखो इसमें चलते कहां से, हम कहां से चल रहे हैं। ये देखो जब बी से जाएंगे तो बी से हम लोग ऐसे से ऐसे मूव कर जाएंगे, हाँ के ना, ठीक है। और सी से जाएंगे तो सी से हम लोग ऐसे से ऐसे मूव कर जाएंगे। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। आप इसको 3 डायमेंशन में इमेजिन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं बी की बात करता हूं तो बी पे क्या क्या लगा हुआ है, ध्यान से देखो बेटा। बी पे क्या लगा है, बी पे लगा है कार्बन 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 और हाइड्रोजन, करेक्ट है। और इधर सी पे क्या लगा हुआ है, सी वाली साइड पे कार्बन 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 हाइड्रोजन। अरे ये तो बिल्कुल सेम आ गया, तो मतलब अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे देखते हैं, अगले कार्बन की तरफ मूव कर जाते हैं। अगला कार्बन बोले तो जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो अगला कार्बन है। इसमें हाईलाइट करते करते हम यहां तक पहुंच गए और इसमें हम लोग यहां तक पहुंच गए। अब इसकी बात अगर मैं करता हूं तो इसमें भी देखो बेटा प्रायोरिटी किस प्रकार आ रही है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप प्रायोरिटी को सीख सकते हो, वेरी वेरी इजी मेथड। सो अगर मैं प्रायोरिटी को देखता हूं, मैं इस वाली साइड पे आके, बी वाली साइड पे मैं कहां से कहां आ गया, मैं यहां तक आ चुका हूं बेटा। तो इस पे क्या क्या लगा है, क्लोरीन कार्बन कार्बन हाइड्रोजन। सो इट इज क्लोरीन कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, और यहां पर भी क्लोरीन कार्बन कार्बन हाइड्रोजन। अरे इसका क्या मतलब हुआ बेटा जी, ये सेंटर एसिमेट्रिक है ही नहीं, यानी कि बी और सी जो ग्रुप है इनमें हम लोग प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट द एसिमेट्रिक कार्बन, नॉट द एसिमेट्रिक कार्बन। जबरदस्ती नहीं निकालना है, अगर नहीं है तो रहने दो, उसको आपने जबरदस्ती नहीं करना बेटा, ठीक है। अगर नहीं है वो कायरल, या सॉरी नहीं है वो एसिमेट्रिक, तो लेट इट बी, छोड़ो उसको, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये सारे एग्जांपल्स एकदम प्रीटी मच क्लियर हो गए होंगे। सो दिस वाज अबाउट द प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी रूल। आई थिंक आपको प्रायोरिटी रूल समझ में आ गए होंगे, ठीक है। ये लास्ट क्लास का ही एक बचा कुछ एग्जाम्पल था जो मुझे सिखाना था। इट इज नाउ डन एंड डस्टेड। लेट्स मूव टू द न्यू टॉपिक। आज हम अपनी क्लास में एक बिल्कुल फ्रेश टॉपिक शुरू करने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज का टॉपिक जो मैं आप लोगों के साथ शुरू करना चाहता हूं बेटा जी, दैट इज कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमर्स। सो नेक्स्ट टॉपिक दैट आई वुड लाइक टू टेक इज स्टीरियो आइसोमर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टीरियो आइसोमर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टीरियो आइसोमर्स। आज हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में खूब डिटेल में बात करेंगे कि है भैया स्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है। सबसे पहले आप मेरे साथ डेफिनेशन लिखेंगे, राइट डाउन। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, same molecular formula and same structural formula। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम ही होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर फॉर्मूला का मतलब होगा बेटा जी सेम टाइप ऑफ बॉन्ड्स, सेम टाइप ऑफ बॉन्ड्स, कि इसमें बॉन्ड के टाइप्स बिल्कुल सेम होंगे, सेम टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर सेड टू बी stereoisomers are said to be stereoisomers if they have different arrangement, यदि उनका अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। समझ में आया कि नहीं आया? इफ दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप, अरेंजमेंट होगा किसका, of groups
इन स्पेस। यदि स्पेस में उनका जो अरेंजमेंट होगा यदि वो डिफरेंट हो जाए तो उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? वी कॉल देम एज स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है भाई, ये तो हो गई इसकी प्यारी सी डेफिनेशन हो गई। चलिए अब स्टीरियो आइसोमर्स के हम लोग ढेर सारे एग्जांपल्स देखते हैं। तो चलो आओ, सबसे पहला एग्जांपल हम लोग ये देख लेते हैं। तो स्टीरियो आइसोमर्स के एग्जांपल 1, जैसे एक मैंने ये ले लिया CH3 H ब्यूटेन ले लिया। सबसे पहले लेट्स सपोज मैंने ब्यूटेन का ये वाला फॉर्म बना दिया। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं गॉश ब्यूटेन। सही है? अरे बेटा जी गॉश ब्यूटेन हो गया। तो गॉश ब्यूटेन एक हुआ, सब कुछ सेम है। अब मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर CH3 और CH3 के बीच में, इन दोनों CH3 के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 60 डिग्री का एंगल है। इसी के अलावा मैंने एक ब्यूटेन ये वाला बना लिया। देखो ऐसे भी तो दिख सकता है ना ब्यूटेन। ये H है, ये H है, ये पीछे वाला कार्बन, इधर ही H, इधर ही H, इधर ही CH3। अब मुझे दिख रहा है कि इन दोनों में जो एंगल हो जाएगा यहां से लेकर के यहां तक, ये वाला इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा दैट इज समथिंग नियर 180 डिग्री। समझ आया? सो क्या है? देखो बॉन्ड टू बॉन्ड अटैचमेंट सेम है, एवरीथिंग इज सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज सेम, बस स्पेस में अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है। तभी हम इसको किस नाम से जानते हैं? वी कॉल देम एज स्टीरियो आइसोमर्स। क्लियरली दिख रहा है मेरे को? सो इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या हो जाएगा? स्टीरियो आइसोमर्स हो जाएगा। ठीक है, अगला एग्जांपल। अब इनको बोलते क्या है, आगे फर्दर डिटेल में क्या बोलते हैं इनको वो बाद की बात है, बस अभी आप स्टीरियो आइसोमर्स पे फोकस करो कि स्टीरियो आइसोमर्स क्या चीज होती है। एग्जांपल 2 कैसे हो जाएगा? जैसे मान के चलो बेटा, एक मैंने ये लिया Cl C डबल बॉन्ड C Cl H और एक H, एक ये ले लिया, एक इसके साथ का मैंने दूसरा वाला पार्ट ये ले लिया। अब देखो इनमें भी तो सब कुछ सेम है, बस अरेंजमेंट डिफरेंट है। कैसे? देखो यहां पर अरेंजमेंट Cl Cl साथ साथ लगे हैं, यहां पर Cl Cl ऑपोजिट लगे हैं। सो अरेंजमेंट का फर्क आ गया बेटा जी। और जब भी कभी अरेंजमेंट का फर्क आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। और एक एग्जाम्पल देखो, बहुत ही आसान है। अब इसमें भी देखो अरेंजमेंट का फर्क कैसे होगा। मान के चलो यहां मैंने F लगा दिया, यहां I लगा दिया, यहां Cl लगा दिया और यहां Br लगा दिया। अब इसी के साथ का दूसरा आइसोमर कैसा लिया मैंने, देखो फटाफट से, यहां Cl लगा दिया, यहां I लगा दिया। अब देखने में नहीं पता चल रहा कि अरेंजमेंट डिफरेंट है, बट है। अभी मैं आपको आगे कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाऊंगा, तब आप इस बात को बहुत बेहतर रियलाइज कर पाओगे। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये एग्जाम्पल्स हमारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल्स हमारे स्टीरियो आइसोमर्स के एग्जाम्पल्स है। सुपर इजी एंड सुपर ऑसम। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब स्टीरियो आइसोमर्स के बाद यदि आपको स्टीरियो आइसोमर्स क्लियर हो गया हो तो चलिए अब इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। सो देखो अभी हमने पढ़ा स्टीरियो आइसोमर्स, डेफिनेशन हमने पढ़ लिया। अब ध्यान रखेंगे, आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं कि स्टीरियो आइसोमर्स दो टाइप के होते हैं, एक नहीं दो टाइप के होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। कौन कौन से? एक होते हैं मेरे पास कॉन्फॉर्मेशनल, और दूसरी कैटेगरी कौन सी हो जाती है? कॉन्फिगरेशनल। ये सब हम डे 1 पे भी पढ़ा था हम लोगों ने, आई होप आपको याद होगा। एक इज कॉन्फॉर्मेशनल, अनदर वन इज कॉन्फिगरेशनल। ठीक है, ये दोनों के दोनों कैटेगरीज आपने पढ़ा था। तो मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में बात करना चाहता हूं, कॉन्फिगरेशनल वाले को। लो भैया, ये जो कॉन्फिगरेशनल वाले थे ये फर्दर दो टाइप के थे। कौन कौन से? एक थे हमारे डायस्टीरियोमर्स, और दूसरी कैटेगरी क्या आती थी इसमें? इनैंशियोमर्स। हाँ के ना? अरे याद है, ये कल भी हमने टेबल लिखा था। अब जो डायस्टीरियोमर्स होते थे, डायस्टीरियोमर्स के अंदर फर्दर दो कैटेगरीज थी, अगर आपको याद हो तो। डायस्टीरियोमर्स के अंदर फर्दर दो कैटेगरीज थी, कौन कौन सी? एक का नाम था जियोमेट्रिकल और दूसरे का नाम था ऑप्टिकल। और इनैंशियोमर्स के अंदर तो एक ही कैटेगरी थी, और उस एक कैटेगरी का नाम क्या था? उसका नाम था बेटा जी ऑप्टिकल। ठीक है, ये टेबल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये अब क्योंकि मैं स्टीरियो आइसोमर्स आप लोगों के साथ शुरू कर रहा हूं तो इस टेबल के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और लेट अस बिगिन विद आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस क्लास, दैट इज बच्चों जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे आप लोगों के साथ अपना फ्रेश टॉपिक शुरू करना चाहता हूं, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है जी, अब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करेंगे फुल डिटेल में। ठीक है, आई होप अभी तक मैं जितनी बातें बता रहा हूं आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आइए बच्चों शुरू करते हैं। ठीक है, सो देखो लिखो, सबसे पहले डेफिनेशन लिखोगे, कंपाउंड्स
कंपाउंड्स which have same क्या, same molecular formula and same structural formula. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मतलब क्या, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। जब भी स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखते हैं तो मतलब टाइप्स ऑफ बॉन्ड सेम है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड आर सेड टू बी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स if they have different relative positions, if they have different relative positions, लिखो पहले, डिफरेंट रिलेटिव पोजीशन, आगे यहां कंटिन्यू कर रहा हूं। क्या था बेटा, डिफरेंट रिलेटिव पोजीशंस ऑफ ग्रुप्स इन स्पेस, different relative positions of groups in space provided rotation about CC bond। अब देखो इसमें रोटेशन नहीं होना चाहिए, CC bond is restricted, ब्रैकेट में लिख लेंगे, they must not convert into one another by simple rotation around CC bond। ठीक है जी, तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। सो अब इस डेफिनेशन को हम लोग एक एक पॉइंट को आराम से समझते हैं कि इस डेफिनेशन का मतलब ही क्या है। देखो बेटा जी, इस डेफिनेशन का यह मतलब होता है, एक सेकेंड ना, इस डेफिनेशन का बहुत ही सिंपल सा ये मतलब है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का मतलब है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एवरीथिंग इज सेम। बस डिफरेंस किस बात का है कि जो रिलेटिव पोजीशन होगी ना ग्रुप्स की, वो डिफरेंट होगी स्पेस में, और एक दूसरे के अंदर वो इंटरकन्वर्ट नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं इंटरकन्वर्ट होने चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आएगा, हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, आइए इसकी बात करते हैं हम लोग। ठीक है, सो अब कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने एग्जाम्पल 1 ले लिया, अभी पहले भी देखा था हमने ये वाला एग्जाम्पल, एक मैंने ये ले लिया, ये H है, ये H है। अगर मान के चलो यहाँ पर Cl आमने सामने लगे हुए हैं, तो अगली पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी कि Cl जो है वो इस तरीके से लगे हो, डायगोनली ऑपोजिट लगे हो। ठीक है, तो ये कौन से आइसोमर्स हो गए, ये हो गए हमारे जियोमेट्रिकल। क्योंकि बेटा जी ये वाली जो रोटेशन है, अरे भैया इस बॉन्ड के अराउंड जो रोटेशन है ना, ये वाली जो रोटेशन है, इट इज नॉट पॉसिबल, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यहां पर रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्ट हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, अरे बोल दो भैया। सो इज इट क्लियर और नॉट क्लियर कि भाई यहां पर हमारी जो रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, यानी कि मॉलिक्यूल जो है वो रोटेट करने के हालत में बिल्कुल भी नहीं है, मॉलिक्यूल को आप रोटेट नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगला बताओ, मान के चलो कि मैं सेकंड एग्जांपल ये ले लो, सेकंड एग्जांपल बेटा जी अगर मैं ये ले लेता हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, सेकंड एग्जांपल लेट्स सपोज मैंने ये ले लिया, गॉश ब्यूटेन लिया मैंने एक, देखते जाना प्यारे बच्चों, इधर लगा लिया मैंने CH3,
इधर आ जाए मेरा H आ जाए, इधर ये आ जाए, ठीक है। एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, यानी कि ऑपोजिट वाला स्टैगर्ड टाइप का। अब मुझे बताओ, क्या इनको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? टेल मी, कैन आई कॉल देम एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और नॉट? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल है ही नहीं। इनको मैं क्या नाम दूंगा? दे आर कॉन्फॉर्मेशनल। यह कॉन्फॉर्मेशनल का टाइप है, यह ज्योमेट्रिकल की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अरे सिंपल सी बात है ना भैया, कि भाई एक जो मॉलिक्यूल है वो दूसरे में इंटरकन्वर्ट हो सकता है, और ज्योमेट्रिकल की कंडीशन यही है कि दे मस्ट नॉट कन्वर्ट इनटू वन अनदर बाय सिंपल रोटेशन अराउंड सी सिंगल बॉन्ड सी। मतलब इनके बीच में रोटेशन नहीं होना चाहिए। यदि रोटेशन होने लग जाएगा तो सब कबाड़ा हो गया, मॉलिक्यूल आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो होने के लिए रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है भाई, अरे बोलो भाई, बोलिए। चलो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसी के बाद आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पुट द नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मॉलिक्यूल्स शोइंग। कौन कौन से मॉलिक्यूल्स शो कर सकते हैं? मॉलिक्यूल्स शोइंग, शोइंग क्या? शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कि भैया कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करने योग्य होंगे, यानी कि जो आसानी से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर पाए। सब तरह के मॉलिक्यूल्स नहीं कर पाते हैं, कुछ खास प्रकार के ही कर पाते हैं। वह क्या है खास प्रकार? आइए उस खास प्रकार को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहली टाइप क्या हो जाएगी? पहली टाइप होगी मॉलिक्यूल्स हैविंग वन डबल बॉन्ड। मॉलिक्यूल्स हैविंग वन डबल बॉन्ड। यदि एक डबल बॉन्ड होगा तब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा। नंबर 2, मॉलिक्यूल्स हैविंग, सारे के सारे मैं डिस्कस करूंगा विद एग्जांपल्स। मॉलिक्यूल्स हैविंग वन रिंग, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर एक रिंग होगी। ठीक है जी, अरे वो भी शो करेंगे वन रिंग। ठीक है, अगला थर्ड, मॉलिक्यूल्स हैविंग कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। ठीक है, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें जो डबल बॉन्ड्स होंगे वो ऑड नंबर में होंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर एक चौथा कैटेगरी आप और बना सकते हो, ये लो, आई एम मेकिंग वन फोर्थ कैटेगरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स ऐड फोर्थ कैटेगरी बच्चा पार्टी। फोर्थ कैटेगरी इज मॉलिक्यूल हैविंग odd number of rings, odd number of ring joined end to end, joined end to end। ठीक है जी, अब मैं हर एक का एक एक एग्जांपल मस्त डिस्कस कर रहा हूं, तो आइए इन सारे के सारे एग्जांपल्स को जल्दी से हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक क्या था? आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा कि क्या कंडीशंस होती हैं बेटा जी की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने लग जाए। तो इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर होगा तो हमारी बात बन जाएगी। ठीक है, मैं पानी पी लूं फिर आगे बताता हूँ। रेडी? अरे रेडी हो? ठीक है, सो नंबर 1 कैटेगरी में जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, आइए लेट अस डिस्कस फर्स्ट कैटेगरी। नाउ लेट्स डिस्कस द एग्जांपल्स। नंबर 1 कैटेगरी क्या थी अपने पास? सिंगल बॉन्ड। सो ये देखो, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा इफ A इज नॉट इक्वल टू B एंड C इज नॉट इक्वल टू D।
मस्त शो कर जाएगा। ठीक है, सेकंड एग्जांपल, सिंगल रिंग होनी चाहिए बेटा, ये देखो इधर ए है, इधर बी है, इधर सी है, इधर डी है। हेयर कंडीशन इज मॉलिक्यूल ए मस्ट बी नॉट इक्वल टू बी एंड ग्रुप सी मस्ट नॉट बी इक्वल टू डी। सो ये दोनों कंडीशंस अगर हो रही हैं तो मस्त एकदम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। कैसे करेगा, क्या करेगा, वो बात की बातें हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? बोलो बच्चों, हाँ जी भाई बोलो बोलो बोलो। ठीक है, थर्ड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी के लिए एक काम करता हूँ, मॉलिक्यूल ले लेता हूँ विद ऑड नंबर 5 ले लेता हूँ, 3 4 और 5। एक तो मैं ट्रिक बता रहा हूं मैं, अगर जो तो डबल बॉन्ड ऑड लगे हैं, अगर जो डबल बॉन्ड क्या लगे हैं, ऑड लगे हैं, तो मॉलिक्यूल आपका बेटा जी हमेशा प्लेनर होगा। और अगर मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड इवन लगे हैं तो वो प्लेनर नहीं होगा, यानी कि वो एंड टू एंड जो होगा वो टेट्राहेड्रल टाइप का हो जाएगा। ठीक है, मैं समझाता हूं मेरा कहने का मकसद क्या है। सो आज ये जो मॉलिक्यूल है ये हमारा प्लेनर है। इसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा, ऑड नंबर, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। भैया ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है ना इसके अंदर। लेट्स सपोज यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है और यहाँ डी है। तो बस ये शो करेगा मस्त, इफ ए इज नॉट इक्वल्स टू बी एंड सी इज नॉट इक्वल्स टू डी। तो बहुत ही बढ़िया सी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा ही करेगा। समझे कि नहीं समझे? अरे समझे। अब देखो बेटा जी, इस पे ऐसे भी देख सकते हो, एक और एग्जांपल देख लो। मान के चलो कि 5 की बजाय 3 भी होते, सेम स्टोरी, बिल्कुल डिटो सेम। यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है। ठीक है, सो इधर ए नॉट इक्वल टू होना चाहिए बी के, सी नॉट इक्वल टू होना चाहिए डी के। तो बेटा जी यह ऑप्टिकल नहीं शो करेगा। कहीं आपको लग रहा हो ये ऑप्टिकल शो करेगा, कतई ही नहीं। दिस विल नॉट शो ऑप्टिकल बट दिस विल शो ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल वाला मस्त शो करेगा। ठीक है, आई होप यहां तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, बोलो भाई आके ना, टेल मी यस और नो। दिस विल नॉट शो ऑप्टिकल बट दिस विल शो ज्योमेट्रिकल। अब ऑप्टिकल कब शो करेगा? अरे ऑप्टिकल कब शो करेगा? ऑप्टिकल तब शो करेगा जब हमारे पास डबल बॉन्ड इवन हो जाएंगे, जैसे कि अलीन होता है। अलीन में हमारे पास दो दो डबल बॉन्ड कॉन्सिक्यूटिवली होते हैं ना। चलो मैं इवन वाला केस भी पढ़ा ही देता हूं, क्योंकि आप लोगों के काम आ ही जाएगा वो टॉपिक भी। लेट्स डिस्कस इवन वाला केस। देखो प्लीज, लेट्स टॉक अबाउट इवन वाला केस। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। कुछ भी नहीं है बेटा, बहुत ही आसान टॉपिक चल रहा है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं एक बार मैं फिर से बता देता हूं। वी हैव बीन स्टडीइंग अबाउट द जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। और जियोमेट्रिकल आइसोमर्स में सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स का फर्क होता है, वो भी स्पेस में, वो भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब मैं काम करता हूं, इवन नंबर डबल बॉन्ड्स की डिस्कशन कर लेता हूं। सो नेक्स्ट वी हैव इज इवन नंबर डबल बॉन्ड्स। अगर बेटा जी डबल बॉन्ड्स इवन नंबर में हो जाएंगे, लेट्स सपोज मैंने ये ले लिया मॉलिक्यूल, एक दो तीन चार पांच, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 6 हो गए। सही है, यहाँ पे A नॉट इक्वल टू बी, C नॉट इक्वल टू डी। अब देखो बेटा जी, जब भी कभी हमारे पास इवन हो जाएगा ना, तो एक बात का ध्यान रखना कि ये वाला जो D है ये अबव द प्लेन निकला होगा इस तरीके से, और ये जो C है ये ऐसे होने की बजाय ये ऐसे होगा। क्या यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या आपको ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब अगर मुझे लगता है कि क्या ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा कि नहीं करेगा, द आंसर इज बिग नो। दिस विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, rather it will show optical isomers only when A is not equal to B and C is not equal to D। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब की बार बेटा जी, अगर मैं इस चेन के अक्रॉस पकड़ के इस मॉलिक्यूल को इकट्ठा कर दूं ना, तो जो A और B है वो ऐसे प्लेन में हो जाएगा और C और D ऐसे आगे पीछे आ जाएगा। मतलब कि टेट्राहेड्रल टाइप का अरेंजमेंट हमें यहाँ पर मिल जाएगा। सही है, समझ में आया कि नहीं आया भाई? बोलो फटाफट से, बोलो फटाफट फटाफट। मतलब क्या है बेटा, इस बात का यह मतलब है
इस बात का ये मतलब होता है कि जैसे मान के चलो एक कोई बीच में फिक्स पार्ट कर दिया, अगर मान के चलो दो ग्रुप्स ऐसे निकल रहे हैं, ये ए है और इधर से ये भी ए है, इधर से ये भी ए है, तो इनमें अगर हम बात करते हैं, या फिर एक काम करता हूं, पहले मैं दोनों को प्लेन में ले लेता हूं। अभी मैंने दोनों को प्लेन में लिया है। प्लेन में लेने से क्या मतलब है मेरा, प्लेन में लेने से मतलब है ये ए है, ये भी ए है। तो बेटा याद रखना, इसके और इसके बीच का जो रिलेशन हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक का जो रिलेशन होगा दैट इज गोइंग टू बी सिस, और यहां से लेके यहां तक का जो रिलेशन हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी ट्रांस। ठीक है, और जब सिस ट्रांस आने लग जाएगा तब वो क्या शो करेगा, जियोमेट्रिकल, और वह ऑप्टिकल शो नहीं करेगा। इट विल नॉट शो द ऑप्टिकल, ऑप्टिकल शो नहीं करेगा। ठीक है, बट अगर इसी में थोड़ा सा चेंज कर दूं मैं, थोड़ा सा चेंज कैसे कर दूं कि ये फिक्स है, इसमें अब की बार क्या फर्क लगा दिया, ए ऐसे है और अब की बार मेरे जो ग्रुप्स है वो इस तरीके से लगे हुए हैं, ए ऐसे है और एक ग्रुप ऐसे है। तो बेटा इसकी और इसकी जो दूरी है वो एकदम बराबर हो गया, तो हम क्या बोलेंगे कि दिस विल नॉट शो द जियोमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल अब शो नहीं करेगा, रादर इट विल शो द ऑप्टिकल, और ये ऑप्टिकल शो करेगा। क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कब ज्योमेट्रिकल शो करेगा और कब ऑप्टिकल शो करेगा। ठीक है भाई, हाँ जी भाई बोलो फटाफट से, टेल मी फटाफट, इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? कब ज्योमेट्रिकल शो करना है, कब ऑप्टिकल शो करना है, क्या आपको ये कहानी घुसी दिमाग में कि नहीं घुसी? बहुत इजी बातें हैं, कुछ भी मुश्किल बात नहीं है, हर चीज को मैं बहुत आराम से आपको बता रहा हूं। सबसे पहले मैंने क्या बताया, दोबारा सुनेंगे। सबसे पहले मैंने ये बताया कि एक सिंगल डबल बॉन्ड हो सकता है, फिर मैंने ये बताया कि एक रिंग हो सकती है, फिर मैंने बताया कि अगर डबल बॉन्ड्स करने हैं तो ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होने चाहिए, फिर अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं तो वह ऑप्टिकल शो करेगा, ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। ठीक है, इतनी बातें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, हाँ जी भाई बोलो फटाफट से, बोलो भाई। अब देखो ये चीज तो तुम्हें ऑलरेडी आती ही होगी, क्या चीज, मान के चलो कि कुछ इस तरीके से है, तो ये वाले जो दो बॉन्ड्स होते हैं, ये वाले दो बॉन्ड्स हमेशा इन द प्लेन होते हैं, ये वाला बिलो होता है और ये वाला अबव हो जाता है, पता है ना आपको ये चीज? ठीक है, ये वाले जो दो बॉन्ड्स हैं, ये वाला और ये वाला, ये हमेशा इन प्लेन होगा, ये वाला कौन सा हो जाएगा, बिलो द प्लेन, और ये वाला क्या हो जाएगा, अबव द प्लेन। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, आई होप यहां तक बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। अबव बिलो ये सब आपको पता ही है ऑलरेडी, क्यों, क्योंकि अब मैं आपको रिंग्स की बात करने जा रहा हूं बेटा, रिंग्स की बात सुन लीजिए, रिंग्स की बात सुनेंगे अब हम, रिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑड नंबर, रिंग्स का डिस्कशन सुनेंगे। चलिए सबसे पहले ऑड नंबर की रिंग्स ले लिया। अब रिंग में देखो बेटा क्या होता है कि मान के चलो कि एक रिंग मैंने यू बना लिया, ठीक है, अब अगर लेट्स सपोज बेटा ये वाले जो दो बॉन्ड है वो ऐसे हैं, ये प्लेन वाले दो बॉन्ड हमेशा इस तरीके से पड़े होंगे, सो नेचुरल सी बात है कि जो अगले वाले होंगे वो कुछ ऐसा ही तो पड़ा होगा। ठीक है, और ये वाला ऐसे पड़ा होगा, और इसके आगे फर्दर ये ए होगा, ये बी होगा। अब ये देखो, ये एक सेंटर हो गया, ये एक सेंटर हो गया। अब इस सेंटर के रिस्पेक्ट में भी कैसा होगा, देखो ध्यान से, ये थोड़ा गलत हो गया, ठीक है जी। सिमिलरली इस वाले सेंटर में भी ये वाला क्या चला जाएगा, बिलो, ये वाला अबव, अगले वाला क्या हो जाएगा, बिलो, उससे अगले वाला अबव।
ठीक है, समझ आया? अबव बिलो कैसे, समझ आया कि नहीं आया? मेरे समझाने का मतलब क्या है? लेट्स सपोज यहां से लेकर यहां तक अगर मैं देखता हूं, ये सब देखो, इन सबको ऑब्जर्व करेंगे तो इसको, ये सारा का सारा जो हिस्सा हो जाएगा, ये तीनों के तीनों बेसिकली एक ही प्लेन में पड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला कार्बन और ये वाले कार्बन पे तो फिर से सी और डी प्लेन में निकल रहे हैं, और यहाँ पर भी तो ए और बी प्लेन में निकल रहे हैं, क्योंकि रिंग्स हमेशा ऐसी होती है बेटा। अगर एक रिंग देखो कैसे पड़ा होता है, अगर एक रिंग यूं है तो अगली रिंग यूं होगी, यूं 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 यूं, ऐसे चल रहा होता है, समझ आया? अगर एक रिंग यूं पड़ी हुई है तो अगली रिंग यूं पड़ी होगी, यूं करके, यूं 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 करके पूरी रिंग्स बढ़ती जा रही होती हैं, जिसकी वजह से एंड टू एंड वाले जो ग्रुप्स आ जाएंगे वो डेफिनेट सी बात है प्लेन में ही आ जाएगी। हेयर ए सॉरी ए नॉट इक्वल्स टू बी एंड सी नॉट इक्वल्स टू डी। और यदि ऐसा है कि ए नॉट इक्वल्स टू बी, सी नॉट इक्वल्स टू डी, तो हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इट विल शो जियोमेट्रिकल। And what about optical? No, it will not show optical. ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? These are the example of odd number of rings. बोलो बच्चों, क्या इतनी कहानी क्लियर है आपको? So this is the example of odd number of rings. ठीक है, so जो odd number of rings होती है वो अगेन प्लेनर ही मान के चलो, मतलब जो एंड टू एंड वाली साइड्स हो जाएंगी वो प्लेन पे ही आ जाएंगी ऑलवेज। ये गलती मत करना, अगर आपने ये गड़बड़ कर दी तो आपका क्वेश्चन पूरा कूड़ा हो जाएगा। सो प्लीज ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड, ओके? ठीक है बच्चों, चलो अब हम रिंग्स का नंबर बदल लेते हैं। आइए रिंग्स का नंबर को थोड़ा सा बदल लेते हैं। लेट्स चेंज द नंबर ऑफ रिंग्स बेटा जी। और अब नंबर बदल के, ये तो था ऑड, अब कर लेते हैं इवन। राइट डाउन इवन नंबर रिंग्स। इवन नंबर रिंग्स में देखेंगे, ये ए है, ये बी है, ठीक बात है। अब इसमें लेट्स सपोज ये ऐसे चला गया, ये ऐसे आ गया, ठीक। अगले वाला कैसा हो जाएगा? ऐसे ऐसे, समझ रहे हो कि नहीं? और उसके बाद ये भी प्लेन में, ये भी प्लेन में, एंड देन नेक्स्ट वन विल बी लाइक दिस। देखो बेटा मसला हो गया ना, इसको सी बोलूंगा और इसको डी बोलूंगा। अब फिर से अगर मैं इतने हिस्से को कंसीडर कर लेता हूं तो इसमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अब की बार जो एंड वाले ग्रुप्स हैं वो प्लेन में नहीं है, ठीक है, वो प्लेन में नहीं है। अब यदि वो प्लेन में नहीं होंगे तो यहां पर अगर कंडीशन भी हम लोग अप्लाई कर दे कि ए नॉट इक्वल्स टू बी एंड सी नॉट इक्वल्स टू डी, देन ऑल्सो बेटा जी दिस इज नॉट गोइंग टू शो द ज्योमेट्रिकल। शो करेगा? द आंसर इज नो, नहीं करेगा। ऑप्टिकल शो करेगा? द आंसर इज यस, बहुत अच्छे से ऑप्टिकल शो करेगा, ठीक है जी। सो आई होप आपको इतना टॉपिक समझ में आ गया होगा। बताओ बच्चों, क्या यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कि कौन ज्योमेट्रिकल शो करेगा और कौन ज्योमेट्रिकल शो बिल्कुल भी नहीं करेगा? सो मेरा मकसद यही था समझाने का कि आपको पता लग जाए कि ज्योमेट्रिकल का शो होना या ना होना कैसे आप जज करते हो, ठीक है। आई होप इट इज प्रीटी मच क्लियर। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। I will be looking at your doubts and will be replying back.
ठीक है, सो आई थिंक इट इज प्रीटी मच क्लियर टिल हियर। यहां तक एकदम परफेक्टली क्लियर है, तो आगे बढ़ जाते हैं फिर। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो मेरे को शुरू करना है दैट इज ऑल्सो वेरी मच फन एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। कर ले शुरू भैया, नेक्स्ट टॉपिक करे शुरू। सो बेटा जी नेक्स्ट टॉपिक जो मुझे यहां पर शुरू करना है, हेडिंग डालेंगे आप लोग मेरे साथ अगले टॉपिक की, दैट इज दी कॉन्फ़िगरेशन इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कि भैया ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाली जाती है। ठीक है, देखो बेटा जी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में दो प्रकार की कॉन्फ़िगरेशन होती है, या तो इसको बोलते हैं सिस ट्रांस, नाम सुना ही होगा आपने, या फिर बोलते हैं इजेड। ठीक है, अब मैं दोनों प्रकार की आपको करना सिखा रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आइए फटाफट से हम इनको जान लेते हैं कि कैसे हम लोग देखेंगे। देखो बेटा जब भी कभी हम बात करेंगे सिस ट्रांस की, पहले हम लोग बात कर लेते हैं, यहां पे बीच में लाइन लगा लेता हूं मैं। अगर बेटा जी हम लोग बात करेंगे सिस ट्रांस की, तो लेट्स सपोज यहां पर कोई बीच में डब्बी है, ये इधर दो ग्रुप्स निकले हुए हैं, इधर भी दो ग्रुप्स है, प्लेनर है सब कुछ, तो यहां होगा ए, यहां होगा बी, यहां होगा ए और यहां होगा बी, मतलब। और एक बात का आपने ध्यान में रखना, इधर से इधर जाते वक्त ए मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू बी, यानी कि ग्रुप्स सेम टू सेम लगे होंगे। ग्रुप्स क्या लगे होंगे बेटा, सेम टू सेम लगे होंगे। जबकि इस वाले केस में क्या होगा कि अगर आप दोनों साइड पे ग्रुप्स देखेंगे, इधर लगा होगा ए, इधर लगा होगा बी, इधर लगा होगा सी, इधर लगा होगा डी। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कि सी को ना तो बराबर होना चाहिए ए के, ना सी को बराबर होना चाहिए बी के। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सो ये कंडीशन आपने खासम खास ध्यान रखनी है बेटा। बोलो बच्चों, बोल दो, समझ आया? अरे समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल तो तुम समझ ही सकते हो, एग्जाम्पल समझना तो बहुत ही आसान बात है। लेट्स सपोज मैंने ये ले लिया, हाँ सेम टू सेम टाइप का है, तो इसका नाम क्या रखूंगा मैं, सिस। फिर अगली बार ये ले लिया, ऑपोजिट है दोनों क्लोरीन, तो नाम क्या रखा जाएगा, ट्रांस। समझ आई बात की नहीं आई? एक को बोल दूंगा सिस, एक को बोल दूंगा ट्रांस। ठीक है, अगली बार क्या किया मैंने, अगली बार देखो बेटा, अब प्रायोरिटी देनी है, जो आपको प्रायोरिटी रूल सिखाए हैं उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी दो। चलो फटाफट से, इसको दिया 1, इसको दिया 2, इसको दिया 1, इसको दिया 2, तो देखो 1 1 सामने सामने, 2 2 सामने सामने, तो इसका नाम होता है बेटा Z। कैसे पता चला Z? कैसे पता चला? देखो बेटा जो Z होता है वो कुछ कुछ सिस की तरह होता है, और जो T और जो E होता है वो कुछ कुछ ट्रांस की तरह होता है। ये आपने ध्यान रखनी है बातें सारी। आई होप यहां तक सब बातें समझ में आ गई होंगी। से यस और नो जल्दी बता दो फटाफट से। अरे भैया यहां तक क्लियर है? ठीक है, आई थिंक यहां तक सब कुछ तुम्हारे भेजे में घुस गया होगा। ओके, चलो फटाफट से 2 क्वेश्चन है, मुझे करके दिखाओ, फिर हम डिस्कस करते हैं। आइडेंटिफाई द कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आपको कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफाई करना है बच्चों। फर्स्ट पार्ट इज Cl H CH3 and Cl। ठीक है, सेकेंड पार्ट इज Cl F and Cl। करो। ठीक है जी, 1 मिनट का वक्त देता हूं मैं तुमको,
जल्दी से ट्राई करो और आंसर बताओ। ओके, टाइम अप टाइम अप टाइम अप। चलो इसको करते हैं डिस्कस हम लोग। ओके, सबसे पहले बेटा जी हर बार की तरह प्रायोरिटी देंगे। बताओ इसको क्या प्रायोरिटी दूंगा मैं? 1, इसको 2, इसको इधर 1 और इसको 2। देखो 1 1 ऑपोजिट हो गए तो ये वाला हो जाएगा ई हो जाएगा, पहले वाला ई हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो ये वाला क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो कुछ समझ आ रहा है? यहां तक एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यदि क्लियर हो तो चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है जी, चले आगे। चलो ठीक है, तो ये था हमारा EZ कॉन्फ़िगरेशन या फिर सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब अगली प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज बच्चों RS कॉन्फ़िगरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक RS कॉन्फ़िगरेशन। बस अगला टॉपिक हमारा अभी कुछ समय के लिए हम लोग R और S की ही बात करेंगे। ठीक है, अब RS कॉन्फ़िगरेशन समझने से पहले ना, RS तो हम बाद में बात करेंगे, इससे पहले थोड़े से छोटे टॉपिक्स हैं जो आप मेरे साथ समझोगे। पहली हेडिंग डालो, वेज डैश फॉर्मूला। वेज डैश फॉर्मूला। अब एक एक करके हम सारे फॉर्मूलाज की बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे वेज डैश फॉर्मूला। देखो बेटा, वेज डैश फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसमें एक लाइन चिपकाएंगे, बोथ ऑफ द बॉन्ड्स in plane must be adjacent to each other। भाई जो भी बॉन्ड्स आपके प्लेन में होंगे ना वो एक दूसरे से एडजस्टेंट ही बनाने हैं, यह बात आपने नहीं भूलनी। देख लो, ये प्लेन में है तो ये और ये आपस में एक दूसरे के एडजस्टेंट बनाने हैं आपने। ठीक है, जो प्लेन में होगा वो एडजस्टेंट बनाया जाएगा, आपने ये चीज नहीं भूलनी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और एक बात मान के चलो, एक मॉलिक्यूल ऐसा है, अगर लेट्स सपोज अगर आपका एक बार आपने वेज वाला लेफ्ट में बना दिया तो सारे मॉलिक्यूल में जो वेज होगा वो लेफ्ट में ही बनेगा। लाइक दिस। ओके, सारे के सारे फिर लेफ्ट में ही बनेंगे। इस बात को आपने कतई नहीं भूलना, ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, इसके बाद अगली चीज हम लोग समझेंगे, अगला फॉर्मूला जो आप मेरे साथ देखेंगे दैट इज कॉल्ड एज
फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है जी। नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉर्मूला जो आप मेरे साथ सीखोगे दैट इज कॉल्ड एज फिशर प्रोजेक्शन। नाउ व्हाट इज दिस फिशर प्रोजेक्शन? देखो भाई, अभी फिशर प्रोजेक्शन कैसे होती है? कहता मान के चलो कि हमने इस तरीके से बनाया, ये वाला अब, या फिर एक काम करो, फिशर ऐसे नहीं, ऐसे बनाओ। ठीक है, जहां पर ये वाला क्या हो जाएगा, दिस इज ए बी सी और डी। इस वाली चीज को हम लोग बोलते हैं फिशर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और इसी की अगर मुझे फिशर प्रोजेक्शन बनानी है तो वो ऐसे दिखेगी। इसको हम लोग बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है भाई, तो फिशर वाली बात भी आई होप आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट है जो अगली हेडिंग हम डाल रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ वेज डैश फॉर्मूला conversion of West Dash formula into Fisher projection। ये इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये सीखेंगे आप लोग। कि वेज डैश को हम लोग फिशर में कैसे कन्वर्ट करें, कैसे हम लोग वेज डैश फॉर्मूला से फिशर लिख सकते हैं, यह चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आओ मैं तुमको सिखाता हूं। ठीक है, मान के चलो कि एक फिशर, एक वेज डैश प्रोजेक्शन हमारी यूं है। इसको हमने किस तरीके से नाम दे दिया, ए बी सी और डी, ऐसे नाम दे दिया मैंने, ए बी सी डी करके इसको बोल दिया, है ना। अब सवाल उठता है कि इसको मैं किस तरीके से देखूं और इसके पीछे क्या बनेगा। आपने क्या करना है बेटा, जहां पे जो दो इनप्लेन वाले हैं ना, वहां से आंख लगा के देखनी है, ऐसे देखना है, ऐसे। जब आप इसको ऐसे देखोगे ना तो क्या होगा, ऐसे एक लाइन खींचेंगे, जो ऊपर और नीचे यानी कि सी और डी है उसको ऊपर और नीचे लिख दो, सी ऊपर है डी नीचे है तो ऊपर और नीचे लिख दो। अब साइड में जो राइट में उसको राइट मान लीजिए मैं यूं खड़ा हूं, यूं खड़ा हूं, तो मेरे राइट में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और मेरे लेफ्ट में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो जो राइट में ए है उसको ए लिखो, जो लेफ्ट में बी है उसको बी लिखो। ये ए और ये बन गया, बन गया। ये बेस्ट ट्रिक है बच्चों, मैं तुमको सच बता रहा हूं, इससे बेहतरीन ट्रिक नहीं तुमको देखने को मिलेगी कहीं पर भी। दिस इज द बेस्ट ट्रिक जिसकी मदद से आप कर सकते हो, इससे अच्छा ट्रिक नहीं मिलेगा आपको, कोई भी और ट्रिक लगाने की जरूरत ही नहीं है। जो मैं बता रहा हूं क्या करो बस प्ले, अभी मैं और भी चीजें बताता हूं, एक और एग्जांपल दूंगा। आपने जो प्लेन वाले हैं वहां से आंख लगा के देखना है, जो ऊपर है उसको ऊपर लिख दो, जो नीचे है उसको नीचे लिख दो, राइट वाले को राइट लिख दो, लेफ्ट वाले को लेफ्ट लिख दो, बात खत्म, बात एकदम फिनिश हो जाएगी, यहीं पर ही एंड हो जाएगी बात। आपने हमेशा ऐसे ही करना है। ठीक है, चलिए अब आपको समझ में आ गया हो तो चलो कुछ क्वेश्चंस करके दिखाओ मेरे को। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहां पे, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फिशर। सो पहला मॉलिक्यूल है अपने पास ये, पहला ये है,
दूसरा इज सेकंड ले लो बच्चों, दूसरा ये है। चलो करो जल्दी से, 1 मिनट का वक्त देता हूं मैं तुमको, पहले ये देख लो या स्टार्ट करो। चलो 30 सेकंड इस पे देते हैं, 30 सेकंड अगले पे देंगे। स्टार्ट, स्टार्ट डूइंग। अगला देख लो अब, अगला भी करो, अगला भी करो जल्दी जल्दी। ओके टाइम अप। चलो बच्चों, अब इनके आंसर्स को देखते हैं हम लोग। फिर से हम लोग कैसे करेंगे उसी तरीके से, बंदे को यहां खड़ा कर दो, ऐसे देखना अपने को, ठीक है। तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। ऊपर कौन है, सीएल ऊपर लगा दो, नीचे कौन है, एफ नीचे लगा दो, हो गया। अब इस बंदे के राइट साइड पे कौन है, एच है, लेफ्ट साइड पे कौन है, CH3 है। दैट्स इट, बन गया, बन गया, बन गया। चेक कर लीजिए, दिस इज द आंसर, ठीक है। हाँ भाई समझ आया कि नहीं आया, वैसे ही अगला भी कर सकते हो, अगला भी सेम टू सेम फैशन में। अब की बार बंदा यहां खड़ा करो, ठीक है। ऊपर देखो कौन आ रहा है, OH, नीचे देखो कौन जा रहा है, Cl। अब बंदे के राइट साइड में कौन है, C2H5, और लेफ्ट साइड में कौन है, H। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, बन गया, बन गया। ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है ना, इतनी गजब की ट्रिक है ना, आपसे कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप जब चाहो फटाफट से वेज डैश को फिशर में कन्वर्ट कर सकते हो, आपको कुछ भी और दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और हर बार तुम्हारा आंसर एकदम परफेक्ट सही आएगा, ठीक है। जबरदस्त ट्रिक बताई बच्चों मैंने आपको। चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ फिर मुझको इसी बात पे। अगला है फिर कन्वर्जन ऑफ, क्वेश्चन नहीं, हेडिंग डाल लेते हैं, अब उल्टा करते हैं ना, कन्वर्जन ऑफ, कन्वर्जन ऑफ क्या, अब उल्टा करेंगे। पहले क्या था, पहला था कन्वर्जन ऑफ वेज डैश, अब हम कन्वर्जन ऑफ फिशर टू वेज डैश्ड फॉर्मूला, ठीक है। चलो आज हमने ये ले लिया, ये ऐसे H, यहां ले लेते हैं Cl, यहां ले लेंगे Cl, एक काम करो इधर ले लो OH, इधर ले लो CH3, ठीक है। चलो बना के दिखाओ मेरे को, बहुत ही आसान तरीका है, दो तरीकों से बनेगा ना। पहले हम लोग इस तरीके से बनाएंगे, देखो पहले कैसे बनाना है, पहले बनाना ऐसा, फिर बनाना ऐसा, चलो स्टार्ट हो जाओ और करके दिखाओ, करके दिखाओ। 1 मिनट का वक्त देता हूं मैं तुमको, ट्राई इट आउट प्लीज, प्लीज ट्राई कीजिए, हरी अप, डू इट, करो।
हरी अप। ओके, टाइम अप। देखो बच्चों कैसे करना है, बहुत ही आसान तरीका है। हर बार की तरह ना अब एक काम करो ना, यहाँ पे ABCD लगा लो, ठीक है, अपनी तरफ से ABCD लगा लो, A B C और D। ठीक बात है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? अब ABCD फिर से यहाँ पे मैंने आंख लगा के देखा, अब इसको अपने हिसाब से कन्वर्जन दे लो। अब जब मैं इसको अपने हिसाब से कन्वर्जन दूंगा तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि ऊपर नीचे कौन कौन है, तो यहां आ जाएगा B, यहां आ जाएगा C। ठीक है, अब इसके बंदे के राइट में क्या है, तो ये हो जाएगा D, ये हो जाएगा A। समझ आया कि नहीं आया? बस अब जो यहां पर दिख रहा है वहां पे ये लगा दो, तो यानी कि A की जगह पे क्या लग जाएगा, Cl। A की जगह पे Cl, A की जगह पे Cl, यहां क्या था, D की जगह पे क्या लगेगा, OH, B की जगह पे लगेगा H, और C की जगह पे लगेगा CH3। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अपनी मर्जी से नंबरिंग ABCD खुद ब खुद दे लो और फिर उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, लो भैया ये ABCD मैंने हटा दिया क्योंकि ये तो हमने वैसे ही अपनी हेल्प करने के लिए दिया था, इसको लिखे मत रहने दो यहाँ पे। अब फिर से बेटा जी दोबारा से ABCD दे लो, लो दोबारा से ABCD दे रहा हूं मैं, A B C और D। अब की बार बंदे को यहां खड़ा करना है। अब इसमें ऊपर कौन है, A, नीचे कौन है, D, है ना, ऊपर नीचे AD तो है। अब इधर बंदे के राइट में कौन है, B है, और ये C हो जाएगा। बस अकॉर्डिंगली नाम लिख लो। अब A की जगह पे क्या लिखूंगा, A की जगह पे क्या लिखूंगा, H, तो यहां पर डाल दो बेटा H। B की जगह पे क्या लिखूंगा, OH, यहां डाल दो OH। C की जगह पे क्या आ रहा है, Cl, और D की जगह पे क्या आ रहा है, CH3। ऐसे करते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, कोई भी मुश्किल बात इसके अंदर नहीं है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। तो आज हम इतना ही करेंगे, ज्यादा करके मुझे आपको बोर नहीं करना। बस आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, और मस्त एकदम इसको तैयार कर लो। और दैट इज ऑल फॉर टुडे, विल सी यू टुमारो नाउ, है ना। अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे एक मस्त से टॉपिक के साथ। ठीक है, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। आई होप आपने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा और आपने बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें भी सीखी होंगी। ठीक है, सो दिस वाज लेक्चर नंबर 3। थैंक यू सो मच। कल हम लोग फिर मिलेंगे इसी एनर्जी के साथ और एक और नए टॉपिक के साथ। ठीक है बच्चों, बाय बाय।